चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है। अभी 2 दिन पहले 3 दिन हो गए हैं, 22 मई को गूगल ने एक डूडल बनाया था गामा पहलवान के ऊपर। गामा पहलवान पर डूडल सबने देखा, सबको याद है, गामा पहलवान का नाम भी सबने सुना है, अमृतसर के थे। गुलाम मोहम्मद बख्श उनका असली नाम था। लेकिन उनको जब थोड़ा सा हम खोलकर अंदर से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान के किसी स्कॉलर ने नहीं किया है, लेकिन शिकागो यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, बाकी जगह रोल ऑफ गामा पहलवान ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल करके कई स्टडीज़ मौजूद हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि 1909 के आसपास जब हिंदुस्तान में क्रांति का माहौल चल रहा था, आप देख रहे हैं एक तरफ अभी नाम लिया गया, सावरकर साहब का लिया गया, किसी और का लिया गया, गदर पार्टी, सरदार अजीत सिंह, वहाँ पर अंग्रेज़ ये कहते थे कि हिंदुस्तानियों में ताकत नहीं है, ये ताकतवर कौम है ही नहीं, ये लोग बुज़दिल हैं। ऐसे में एक बंगाली बिजनेसमैन थे, उन्होंने हायर किया गामा पहलवान को, अमृतसर के रहने वाले गामा पहलवान को, उन्हें लिया, उन्हें लेकर लंदन गए। जो दुनिया के उस टाइम के वर्ल्ड चैम्पियंस थे उन्हें चैलेंज किया गया कि आप गामा पहलवान से लड़के दिखाइए। गामा पहलवान 1910 में लड़े और उन्होंने हरा दिया। हराया इस तरीके से कि पहला मैच लगभग ड्रॉ पे गया, लेकिन अगले मैच में जो वर्ल्ड चैंपियन था वो खेलने ही नहीं आया डर के मारे। अगला मैच 1928 में हुआ, 42 सेकंड में वर्ल्ड चैंपियन को हराया गया। खास चीज़ ये है, ये जो मैच जीता गया, लोकमान्य तिलक के अखबार केसरी में उसकी हेडलाइन थी, हिंदुस्तान ने यूरोप को हरा दिया। हिंदुस्तान में इसका किस तरीके का परसेप्शन था। 1928 में 40,000 लोग पटियाला में मौजूद हैं, वर्ल्ड चैंपियन को हराया जा रहा है, नारे लग रहे हैं, हिंदुस्तान जीत गया। तो ये जो आप कंट्रीब्यूशन देखते हैं, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं, हम कलाकारों के बीच बैठे हैं, कला का अपना कंट्रीब्यूशन है। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से राइटर्स ने, पोएट्स ने, सिंगर्स ने, उन लोगों ने आवाज़ उठाई है। फ़िलहाल पंजाब के बाहर की अगर हम बात करें, कवि प्रदीप ने एक गाना लिखा, दूर हटो है दुनिया वालों, किस तरीके से उन्होंने उसे सेंसर से बचाने की कोशिश की, तब भी एक वारंट जारी हो गया। ये सब एक कहानी है, लेकिन इस सब के पीछे हमें ये याद करना होगा कि इतिहास पूरे तौर से मिटा हुआ नहीं है। बस ये है कि ऑफिशियल उसे मान्यता ना दी जाए, उसके नाम पर सरकार मूर्ति ना लगाए, या फिर उसके नाम पर कॉलेज का नाम ना रखे, या रख दिया तो अपनी किताब में उसका नाम ना दे। कहीं फुटनोट में हमें वो कहानियाँ मिलती हैं, हमें ज़रूरत है उन कहानियों को वापस टटोलने की। जैसे जब हम लाला लाजपत राय की बात करते हैं, पॉपुलर कंसेप्ट में, पॉपुलर नोशन में हमारे पास लाला लाजपत राय को लेकर क्या है? पूरी कहानी, हर एक मूवी, इतनी मूवीज़ हैं, इतनी फिल्में हैं, इतनी किताबें हैं। लाला लाजपत राय का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बस इतना बन जाता है कि एक इंसान थे, कोई नेता थे, होंगे कोई नेता, उन्हें लाठी चार्ज में उनकी मौत हो गई, जिसका बदला भगत सिंह ने लिया, जिसके लिए भगत सिंह को फांसी हो गई। इससे ज़्यादा लाला लाजपत राय के बारे में कौन जानता है? 1907 में पूरा कनाल कॉलोनी मूवमेंट हुआ, उसे खड़ा किया, मांडले जेल भेजे जाने वाले शुरू के कुछ क्रांतिकारियों में थे, जिन्हें बाहर भेजा गया, बाद में सुभाष चंद्र बोस को भी भेजा गया। ये सब कुछ लाला लाजपत राय ने किया। बाद में किस तरीके से भारत के बाहर के रेवोल्यूशनरीज के साथ के उनके कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ों पर पर्दा डाल दिया गया। बात ये नहीं है कि नाम मिटा दिया गया, बात ये है कि उनके जो कंट्रीब्यूशन हैं उन्हें पूरे तौर पर हमारे सामने या तो रखने से परहेज़ किया गया, या किसी वजह से वो हमारे सामने नहीं है। जैसे अभी सरदार अजीत सिंह की बात हुई, भगत सिंह की बात आती है। सरदार अजीत सिंह उनके चाचा थे। सरदार अजीत सिंह ने 1907 का कनाल कॉलोनी एजिटेशन को लीड करा है। बहुत ख़ास इंसान इस मामले में हैं कि जो आप अभी गदर पार्टी की आपने कहानियाँ सुनी, उन सारी कहानियों में ख़ास चीज़ ये है कि जो इंसान शुरू में बाहर गए, सूफ़ी अम्बा, ये तो उसमें अजीत सिंह बहुत ख़ास हैं। ये लैटिन अमेरिका गए, यानी कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी ये गए। यही वो इंसान हैं जिन्होंने के बहुत से लोगों को एक तरीके से, जिन्हें फेलोशिप देकर बाहर भेजा जाता था कि हिंदुस्तान के बाहर जाएंगे, पढ़ेंगे, फिर हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लेंगे, जैसे लाला हरदयाल। उन सब का नाम रिकमेंड करने वाले लोगों में अजीत सिंह का अपना रोल है। अजीत सिंह ने नाम रिकमेंड किए हैं। अजीत सिंह उन लोगों में है जो ये समझा रहे हैं। दूसरी तरफ श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं जो ये समझा रहे हैं कि ये होना है। आप प्लानिंग देखिए कि प्लानिंग क्या हो रही है। प्लानिंग ये हो रही है कि सबसे पहले हम कैम्ब्रिज जाएंगे, हम जर्मनी जाएंगे, हम शिकागो जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे।
बाकायदा ये बताया गया है कि कुछ खास कोर्सेज में एडमिशन लेना है। उन खास कोर्सेज से, क्योंकि नेशनलिज्म की, नेशन की हम ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। हर एक कोर्स पढ़ने आप ना जाएं, कुछ खास कोर्सेज पढ़ें। उन कोर्सेज की लिस्ट है, वही कोर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके अंदर पहले से ये तय है कि ये बच्चे बाद में देश सेवा भी करेंगे। ये इसकी बात है कि यहाँ पे हम लोगों के, ये जो हमारे नेता कह लीजिए, लीडर कह लीजिए, थिंकर कह लीजिए, हमारे जो ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनके पास एक विजन है। उस विजन के बारे में हमें बात करनी होगी। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि भगत सिंह ने क्या किया, भगत सिंह ने ऐसा क्यों किया, ये पूरी की पूरी इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है। जैसा कि अभी सीताराम जी ने कहा, इस ज़मीन की, इस मिट्टी की ये परंपरा है, ये परंपरा का पार्ट है। वो परंपरा जीवित रखना, उसे जिंदा रखना, उसमें कुछ लोगों का योगदान है। एक छोटा सा किस्सा बताता चलूँ, वक्त कम है, मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा शायद, जितनी मैं सोच कर आया था। हरिकिशन तलवार, हरिकिशन तलवार ने 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाई। कॉन्वोकेशन था तो गोली चलाई, गोली चली, वो बच गया। फिर वो इसलिए बचा, सामने राधा कृष्णन साहब आ गए थे, उन्होंने कहा कि राधा कृष्णन की मैं इज्जत करता हूँ। फिर भी खैर गोली चली, 6 गोलियाँ चली, नहीं लगी गवर्नर के। बाद में हरिकिशन तलवार को फांसी हुई। आप परंपरा इससे समझिए, हरिकिशन तलवार का पूरा ख़ानदान खुदाई खिदमतगार जो गफ़ार खान का था, उसका पार्ट होता था। इनके भाई भगत राम तलवार हैं, सुभाष चंद्र बोस के नाम से, जिन्हें सब पहचान सकते हैं। तो हरिकिशन तलवार के फादर जब उनसे मिलने गए, ऐसा कहा जाता है, जाहिर सी बात है उसका रिकॉर्ड तो एग्जैक्टली मौजूद नहीं होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हरिकिशन तलवार के पिताजी ने जाकर हरिकिशन तलवार से, जेल में फांसी की सज़ा हो चुकी है, लड़के को फांसी होने वाली है कुछ दिन बाद, ये नहीं पूछा कि तुम मर जाओगे, क्या होगा, घर पे क्या है, कुछ नहीं। उन्होंने कहा तुमने 6 गोली चलाई, एक भी लगी कैसे नहीं, निशाना कैसे चूका, ऐसे तो तुम नहीं थे। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी परंपरा कि ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ये पीछे से आ रही हैं, हमें ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। हम अगर हरिकिशन तलवार की बात कर रहे हैं तो उनके पिताजी की बात करनी होगी, हमें उस पूरी परंपरा की बात करनी होगी। यहाँ पे बात आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, अभी तक छुटे हुए हैं, उबैदुल्ला सिंधी। उबैदुल्ला सिंधी की बात यह है कि उबैदुल्ला सिंधी, सिंधी उनके नाम से लगता है लेकिन थे वो पंजाबी। तो वो पंजाबी थे। 1915 में भारत के बाहर अफगानिस्तान में, जैसी आज़ाद हिंद फौज थी ऐसी ही एक कोशिश हुई थी, एक सरकार बनी थी, महेंद्र प्रताप उसके प्रेसिडेंट बने थे, होम मिनिस्टर उबैदुल्ला सिंधी बने थे, और प्राइम मिनिस्टर बरकतुल्ला बने थे जो भोपाल के थे। वो भी गदर पार्टी के थे, बरकतुल्ला, और महेंद्र प्रताप एक अलग आदमी थे। उनका भी पंजाब से कनेक्शन ये है कि उनका ससुराल पंजाब का था। तो खैर, तो उबैदुल्ला सिंधी ने वहाँ पर पूरी एक आर्मी बनाई। आर्मी बनाने का एक प्लान हुआ था कि आर्मी आएगी, अफ़गानिस्तान के फ्रंट से हिंदुस्तान पर अटैक करेगी। काफ़ी मशहूर केस चला, सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी कहलाती है, 3 लेटर पकड़े गए, सब कुछ हुआ, उबैदुल्ला सिंधी को बाहर जाना पड़ा। हमें ऐसे भी रिकॉर्ड मिले हैं, प्रोफेसर साहब आपको शायद बता सकेंगे, कि उबैदुल्ला सिंधी जब वापस 1938 में वापस हिंदुस्तान आए तो जो सबसे शुरुआत के लोग थे जिनसे वो मिले वो सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस से क्या बातचीत अंदर कमरों में हुई ये किसी को नहीं पता है। कुछ लोगों ने जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने लिखा, हमें नहीं पता, हमें कमरे से बाहर निकाल दिया गया था, हमें नहीं पता कि अंदर क्या बात होती थी, लेकिन अंदर कुछ बातचीत होती थी जिसके बाद आज़ाद हिंद फौज भी बन रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ उन परंपराओं की और उन्हें जिंदा रखने वाले लोगों की जिन्हें हमें याद करना होगा। हमें सिर्फ इतना याद नहीं करना है कि किसने गोली चला दी, हमें बाकी लोगों को भी याद रखना होगा, उनका कंट्रीब्यूशन याद रखना होगा। गदर पार्टी अगर हम याद कर रहे हैं, अगर हम बाकी सबको याद कर रहे हैं, तो हमें रामजी कृष्ण वर्मा को याद करना होगा। भले ही उन्होंने कहीं गोली नहीं चलाई, लेकिन पूरा कंसेप्ट देना, पूरी ये सोच देना कि हिंदुस्तान के बाहर से आज़ादी की जंग लड़ी जा सकती है, ये अपने आप में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये आप समझिए। सिपाही तो बाद में तैयार हुए, सिपाही से पहले की भी एक चीज़ है जो कि ज़रूरी थी। अभी शुरू में आपने देखा, अभी शुरू में शॉल दी गई, कुमुद जी ने बताया वो मणिपुर से आई, मोइरांग से, क्योंकि मोइरांग का जिक्र इसलिए किया गया कि आज़ाद हिंद फौज ने जो पहली जगह हिंदुस्तान की आज़ाद कराई थी अंग्रेज़ों से, वो जगह थी, और मणिपुर में वहाँ पर झंडा फहराया गया था पहली बार। यहाँ पर भी एक पंजाब का कनेक्शन ये है कि शौकत अली मलिक, इनका भी नाम कम ही लोगों ने शायद सुना हो।
शौकत अली मलिक वो अफसर थे आज़ाद हिंद फौज के जो उस टुकड़ी को लीड कर रहे थे, उसके कमांडर थे। उन्होंने ही उस जगह को आज़ाद कराया था और उन्होंने ही वो झंडा फहराया था जिसकी वजह से हम आज मणिपुर की शॉल दे रहे हैं। आप इस चीज़ को समझिए। जब आज़ाद हिंद फौज की बात आती है, क्योंकि प्रोफेसर साहब उस पर ज़्यादा बात करेंगे, मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि पंजाब का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आज़ाद हिंद फौज के अंदर हमें नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले सीताराम जी ने एक नाम लिया, शेर अली। शेर अली, ख़ास बात यह है आज तक हिंदुस्तान, मतलब जब तक अंग्रेज़ों के अंडर थे हम, गवर्नर जनरल या वाइस रॉय का एक ही कत्ल हुआ, एक ही असैसिनेशन हुआ जो कि सक्सेसफुली हुआ, वो शेर अली ने किया। लेकिन शेर अली से पहले, जस्ट 1 साल पहले, एक और आदमी था अब्दुल्ला, जिसे कि पंजाब का था। पंजाब में कहाँ का था ये अंग्रेज़ों को ठीक से आखिर तक समझ में नहीं आया। कलकत्ता में इसने चीफ जस्टिस को मारा था। चीफ जस्टिस को मारने की वजह ये थी कि इससे पहले एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को उसने अंडमान की जेल भेजा था, जिसके बाद एक पूरा केस खुला और बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा गया। उसके बदले के तौर पे जस्टिस नॉर्मन नाम था, उसे इन्होंने, अब्दुल्ला ने, ये कहा जाता है कि बिल्कुल बाहर कोर्ट के एक मस्जिद होती थी, उसमें वो 10 महीने तक रहा, इस इंतज़ार में कि रोज़ ये देखे कि जज कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, और उसके बाद उसे चाकू से मार दिया गया। लगभग इसी तरीके से कुछ दिन बाद, 1 साल के बाद, शेर अली ने अंडमान में वाइसरॉय को मारा। चीफ जस्टिस का कत्ल भी सिर्फ एक बार हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको पंजाब नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि पंजाब ही अकेला है, लेकिन पंजाब का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि पंजाब ने सबसे ज़्यादा सहा भी है, जिसे बाकी देश आज़ादी के तौर पे याद रखता है, पंजाब में उसमें एक पार्टीशन का दर्द भी मिला हुआ है। तो ये चीज़ भी हमें समझनी होगी कि पंजाब के लिए एक्सपीरियंस डिफरेंट है, बाकी देश के लिए आज़ादी का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट है। अगर हम इसके बाद आएँ तो एक और नाम जो कि बहुत लोग जिस पर के शायद नहीं जाते, क्योंकि लोग इस पर नहीं जाते, तो दुर्गा भाभी का नाम थोड़ा थोड़ा शायद यहाँ पे सबको पता हो, क्योंकि दिल्ली में नहीं पता होता है, आमतौर पे बताना पड़ता है पकड़ के। तो उनका अपना रोल, क्योंकि औरतों को आमतौर पे हम देखते हैं कि औरतों का रोल आमतौर पे साइलेंट कर दिया गया है या फिर दिखा ही नहीं है। तो दुर्गा भाभी का अपना एक रोल है जहाँ पर कि उन्होंने रेवोल्यूशनरीज़ को छिपने में या फिर उनकी पूरी प्लानिंग में या एग्जीक्यूशन में किस तरीके से मदद करी, किस तरीके से उनका रोल हुआ। आज के दौर में जब हम बात करते हैं तो जब बाकी चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये भी हमें समझना होगा कि औरतें भी इस पूरे मूवमेंट का पार्ट रही हैं और लगातार रही हैं। इससे पहले बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जो आज़ादी की जंग है वो जब चल रही है तो पंजाब का मतलब आज का हरियाणा भी है, आज का पंजाब भी है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, वो भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, सब कुछ है। तो आपको ये देखना होगा कि सबसे पहली चीज़ ये है कि 1857 की जो ज्वाला है, जो उसकी चिंगारी है, वो जहाँ से भड़की है वो सिर्फ मेरठ से नहीं भड़की है, वो अंबाले से भी भड़की है। अंबाला भी उसका हिस्सा है। आपको ये बात भी शायद यहाँ पे पता नहीं कितने लोगों को पता है कि जस्ट आफ्टर 1857 अगली चीज़, एक और चीज़ हुई थी जिसे कि इन्होंने वहाबी ट्रायल का नाम दिया। नाम बड़े अच्छे अच्छे देते थे ये, क्योंकि जैसे हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी केस सैन फ्रांसिस्को में और गदर पार्टी, हिंदू नाम दे दिया, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, लेकिन नाम दे दिया। ये शायद एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पार्ट था या जो भी हो, बहुत सारे उसके एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। लेकिन इसमें बात यह है कि 1860-62 के आसपास बहुत सारे केस चले अंबाले में। अंबाले के पास एक थानेसर है, वहाँ से यहाँ से बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया कि ये लोग फंड करके पैसा भेज रहे हैं अफ़गानिस्तान बॉर्डर के एरिया पर। वहाँ पे आर्मी तैयार होकर हमला कर रही है अंग्रेज़ों के ऊपर, अंग्रेज़ों की पोस्ट पर। ये बहुत मशहूर केस थे, बहुत लोगों को अंडमान की सज़ा हुई, किसी को उन्होंने फांसी नहीं दी, क्योंकि उनका मानना ये था कि जिसे हम फांसी दे देंगे उसका मतलब भारतीय उसे शहीद का दर्जा दे देंगे, उसे पूजने लगेंगे, तो ये उसे अंडमान भेजते थे। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ हुई अंडमान के, मतलब आप देखिए पंजाब की ये जो कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में लगभग ना के बराबर बात होती है। ऐसे बहुत से कंट्रीब्यूशन हैं पंजाब के। अगर आप पंजाब के राइटर्स को देखें
तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ अखबार निकलते थे, मिलाप अखबार निकलता था, ज़मींदार एक अखबार निकलता था, ज़फ़र अली ख़ान जेल भी गए, उन्होंने बहुत चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन किया, वो सारी चीज़ें की। तो उन सब चीज़ों के बीच जब हम देखते हैं कि पंजाब का अपना रोल अपनी जगह, लेकिन पंजाब की परंपरा को ठीक से बताना, मतलब जो मैंने कहा मेरा जो एक फोकस है वो ये है कि पंजाब की एक परंपरा भी है। अगर हरिकिशन तलवार के पिता उसे ये कह रहे हैं तुम गोली क्यों नहीं मार पाए, अगर भगत सिंह को जब हम देखते हैं तो पीछे चाचा पिता सब लोग हमें दिखाई देने लगते हैं, तो ये कुछ परंपरा है, कुछ इस मिट्टी में है। ये नहीं कि एक आदमी अचानक से उठा और उसे लगा कि मुझे ये कर देना है, उसे घुट्टी में मिला, जैसे कहते हैं ना घुट्टी में पिला दिया गया। और ये सारी चीज़ें हैं। वक्त वैसे शायद 20 मिनट के करीब हो चुके हैं, तो मैं बस एक गाने के बोल हैं, गाना भी पंजाब के ही राइटर ने लिखा है, शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की ज़िंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की ज़िंदगी। तो राजा अली ने लिखा था, जो कि पंजाब के ही रहने वाले थे। तो उसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ, वक्त हो चला है, तो शुक्रिया।